माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के जवाब लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे हैं और सारे सवालों को ले पाना कठिन है, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को जवाब उनके कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे भेज दिया है। कुछ सवाल जो कि सभी के इंटरेस्ट के हैं, वो सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। हाँ, एक बात और है, मुझे आप लोगों से थोड़ी शिकायत भी है, वो मैं आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। तब तक लीजिए, मैं शुरू करता हूं इस सवाल जवाब सीरीज और लेता हूं आप लोगों के प्रश्न और कोशिश करता हूं आप लोगों को जवाब दे करके उन्हें आप लोगों को सेटिस्फाई करने का। तो पहला सवाल है, ये पुनीत जी डेहरी ऑन सोन से भेज रहे हैं। डेहरी ऑन सोन अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, मैं भी वहां पर काफी सालों रहा हूं, मेरी स्कूलिंग एक्चुअली वहीं से हुई थी। ये पूछ रहे हैं कि गले में गांठ थी, लिवोफ्लॉक्सिन लेने के लिए मैंने इनको कहा था, इन्होंने 1 हफ्ते का कोर्स कर लिया है। अब ये गांठ ना बढ़ रही है ना घट रही है। जी, आप थोड़ा समय और वेट कर लीजिए पुनीत जी। और अगर ये गांठ बनी रहती है, अगर 1-2 हफ्ते और बनी रहती है गांठ, और आपको किसी प्रकार की कमजोरी, थकान या बुखार इस तरह कोई शिकायत रहती है, तो उचित होगा आप इस गांठ की एफएनएसी करा लीजिए। और एफएनएसी में जो भी निर्णय आता है, हो सकता है, बहुत रेयर चांस लग रहा है, हो सकता है टीबी की गांठ आए, वैसी स्थिति में फिर आपको टीबी की दवा लेनी पड़ेगी। अगला सवाल आसाम से विशाल पॉल जी पूछ रहे हैं कि 2 साल से पेट में प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन सब कुछ करा लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप क्या है, अब बॉडी में पेन रहता है और विटामिन D3 कम है। देखिए, आपका विटामिन D3 वाकई में कम आया है और आपको ये मैंने सलाह भी दी थी कि आप विटामिन D3 की दवा लें और एक डी राइस शैशे आता है वो लें, और ऐसी चीजें जैसे दूध हो गया, एग हो गया और लें, और थोड़ी देर आप सनलाइट में जरूर बैठें, जिससे आपके विटामिन डी की रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि विटामिन डी की कमी होने से कमजोरी, थकान, कभी कभी ये बहुत ज्यादा कम होता है तो दिमागी लेवल पे भी ये इफेक्ट कर जाता है। अगला प्रश्न दिव्यांगपुर औरैया से रघुवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि पेट का थोड़ा हिस्सा सीने से अड़ा रहता है और एसिड रिफ्लेक्स होता है। देखिए, एसिड रिफ्लेक्स पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसे GERD के नाम से वो वीडियो है, जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। हालांकि उसमें होता क्या है, जो हमारे भोजन नली होती है और पेट होती है, उसके जहां वो दोनों ज्वाइन करता है, वहां पर एक कर्व होता है और एक स्फिंक्टर होता है। वो स्फिंक्टर खाने को आगे तो ले जाता है और पीछे जाने से उसको रोक देता है। जब कभी ये स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं करता है तो हमें एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप मिर्च, मसाले, तेल का सेवन ना करें, हेल्दी फूड खाएं, हाई फाइब्रस डाइट लें, और आप एक समय में बहुत ज्यादा खाना ना खाएं। अगर रात को सोते समय ये रिफ्लेक्स होता है तो अपने हेड को प्रॉप अप या ऊपर रखें, सर के नीचे 1-2 तकिया आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न राजकुमार सिकरवर जी ने पूछा है कि पेट में गैस रहती है और पेट फूला रहता है। देखिए, पेट में गैस होना, पेट फूला होना आजकल की जो हमारी लाइफ है उसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगा, आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उसको आप इंप्रूव कीजिए, जिससे आपको आराम आ जाएगी। आप बहुत सारी दवाएं ले चुके हैं, आपने व्हाट्सएप पे पिक्चर डाली थी, तो ये दवा आप लेते रहेंगे। पर अगर आप जब तक अपने थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ये सब आप करेंगे तो आपको इसमें आराम मिल जाएगा। अगला सवाल किशोर सिंह जी राजपुर अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, गर्दन में गांठ है और डॉक्टर ने कहा है कि टीबी की है। तो अगर डॉक्टर ने कह दिया है आपको कि टीबी की गांठ है, तो उचित होगा आप टीबी का इलाज अविलंब शुरू कर दीजिए। जितना इलाज में डिले होगा उतना ये दिक्कत करेगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बीरपाल जी हिमाचल से, जो यूटीआई के संबंध में पूछ रहे हैं कि बार बार यूटीआई हो जाता है, काफी सालों से ये दवा ले रहे हैं, काफी समय से ये परेशान है पेशाब में जलन को लेकर के, और जब भी ये यूरिन के टेस्ट कराते हैं उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन का शो करता है। तो मैंने इनको एडवाइस किया था कि आप अपने साथ साथ, क्योंकि मैरिड हैं, अपनी वाइफ को भी एंटीबायोटिक का एक कोर्स कराएं, एक फॉस्फोसिन सैसी आता है उसका वो कोर्स करें। तो ये दवा लेकर के आप मेरे को दोबारा रिपोर्ट कीजिए, आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगला प्रश्न संदीप कुमार जी हरियाणा से पूछ रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी में है, कि गले में टीबी की गांठ बताई है पर अब एफएनएसी में नहीं आई है और वो दवा ले रहे हैं। तो कभी कभी एफएनएसी नॉन कंक्लूसिव आ जाती है। अगर एफएनएसी ठीक से ना की गई हो और ठीक से टुकड़े ना आए हों तो वो नहीं भी आता है उसमें। वैसी स्थिति में उचित रहता है कि हम वो गांठ की बायोप्सी कर लें, बायोप्सी में शुरू हो जाता है। पर आपने जैसे बताया कि आपने टीबी की दवा शुरू कर ली है तो इस दवा को आप लेते रहिए। एक कॉलर जो है वो हमारे महाराष्ट्र से हैं,
वो पूछ रहे हैं कि जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है या क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है वो उनको है शायद, वो जाना चाहते हैं महाराष्ट्र में ऐसे कितने केस होंगे। तो इस तरह का डाटा मेरे पास बिल्कुल नहीं है, पर इस तरह के केसेस काफी ज्यादा कॉमन होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट को लेकर के मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल अपने वीडियो पर बनाई है, कृपया आप मेरी वीडियो देखिए। मनीष जी वेरिकोज वेन के बारे में पूछ रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट भेजे। मनीष जी आपकी रिपोर्ट मैंने देख ली है वेरिकोज वेन के बारे में। आपको पैर के मिड थाई और नीचे लेवल में जो आपके जो देखिए दो तरह की नसें वेन्स होती है, डीप वेन होती है, सुपरफिशियल वेन होती है। सुपरफिशियल वेन से ब्लड डीप वेन में जाता है, वहां से होकर के फिर ऊपर वो हार्ट की तरफ जाता है। तो और इसमें जो फ्लो रहता है वो ऊपर वाली सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में होती है, उसको कंट्रोल करता है वॉल्व, जिसे हम कहते हैं परफोरेटर। आपके ये परफोरेटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बैक फ्लो मार रहा है ऊपर सुपरफिशियल वेन में, जिसकी वजह से आपकी वेन में सूजन है। तो इसके लिए आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, आपको सर्जिकल स्टॉकिंग पहन कर रखनी है। केवल आप सोते समय ये स्टॉकिंग को निकाल सकते हैं। टैबलेट वेनोरिच या वेनुस्मिन आती है, ये दिन में 2 टैबलेट का कोर्स आप कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए, उससे आपको काफी समय तक आराम आएगा। और कोशिश करें कि ये बढ़े ना, नहीं तो इसके अपने आप में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया। कृपया आप उसको फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मजनू रहमान जी, ये आर्मी के लिए रनिंग करते हैं और जब ये रनिंग करने से समय इनके जो हाथ के और पैर की नसें फूल गई हैं। देखिए अगर आप एथलीट हैं तो हाथ और पैर की नसें फूलना कोई भी बीमारी शो नहीं करती है, पर अगर ये नसें बहुत जरूरत से ज्यादा फूल जाए और अगर आप लेटते हैं और ये नसें पिचक जाती है तो ये नॉर्मल है। लेटने के बाद भी ये नसें अगर फूली रहती हैं और इसमें काफी ज्यादा उभार रहता है तो ये बीमारी है। ऐसे में आप कलर डॉपलर स्टडी कराइए और स्टडी करा के रिपोर्ट मेरे को भेजिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। आकाश जी बोलते हैं कि राइट साइड में एपिडिडर्मल सिस्ट है और लेफ्ट साइड में टेस्टिस में दर्द होता है। एपिडिडर्मल सिस्ट अपने आप में होना बहुत कॉमन है, किसी प्रकार से ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर ये सिस्ट छोटा है तो इसके लिए आप कुछ भी मत कीजिए। अगर ये सिस्ट 1 सेंटीमीटर है उससे बड़ा है तो आपको इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, नहीं तो फिर आगे स्पर्म काउंट में ये फर्क ला सकता है। तो आप किसी सर्जन से मिल लीजिए। अगला प्रश्न लोकेश गोयल जी ने पूछा है कि छोटी आंतें प्रोमिनेंट रहती हैं और पेरीपोर्टल लिम्फ नोड में लिम्फ नोड बढ़े हैं। देखिए ये आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल भी कंक्लूसिव नहीं है कि आपको टीबी का इस तरह से कुछ है। आपकी आंतें प्रोमिनेंट है। एक बात ख्याल रखिएगा, आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। कब्ज के बारे में आप पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर से ले लीजिए, समझ में आप मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए। और ज्यादा दिक्कत रहती है तो आपका पेट का CCT एब्डोमेन होता है, वो आप करा के देख लीजिए, उससे और किसी बीमारी के होने के हमें पता चल सकता है। अगला रमेश जी पूछ रहे हैं कि उनके पिताश्री जो कि 59 ईयर्स के हैं, उनको प्रोस्टेट का कैंसर बताया है, क्या वो ऑपरेशन करा लें? या अगर आपको प्रोस्टेट का कैंसर बताया गया है उनको तो ये एज आइडियल है, उसमें उसका ऑपरेशन करा लेने चाहिए। उसमें टोटल प्रोस्टेटेक्टमी विद बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी करते हैं और उसके बाद आपको कीमोथेरेपी जो कि टैबलेट टेबी आती है वो आपको मैंने बताई थी, ये अब टैबलेट टेबी उनके शुरू कर लीजिए। इलाज में आप विलंब ना कीजिए, सर्जरी करा लेने से ही जल्दी इसमें बचाव हो सकता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि सर्जरी करा करके और कीमोथेरेपी लेकर के बहुत ज्यादा लंबे समय तक उनकी लाइफ प्रोलॉन्गिविटी बढ़ जाती है। तो अगला प्रश्न जो है वो अजीज अंसारी जी जमुई बिहार से पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट को बार बार लॉक जॉ हो जाता है। देखिए लॉक जॉ के पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। लॉक जॉ होता क्या है, हमारे जो मैंडिबल है और टेम्पोरल TM ज्वाइंट होता है, यहाँ टेम्पल होता है या मैंडिबल होता है, इसमें ये ज्वाइंट की वजह से आपकी सारी मूवमेंट होती हैं। अगर ये मसल स्टिफ हो जाए या मसल ये लूज हो जाए या तो ज्यादातर ये टेटनस में देखा जाता है तो आपका मुंह या तो खुलता नहीं है या तो इस तरह से अटक जाता है। जिन लोगों को बार बार लॉक जॉ की समस्या रहती है तो उसका कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप लॉक जॉ होता है आप थोड़ी सी इसमें हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। आप सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल के गर्म करके आप उसकी मालिश कीजिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो तो आप पेन किलर को ले सकते हैं और आप जो है अगर बैठता नहीं है तो आप ENT डॉक्टर से मिल करके उसको आप बैठा लीजिए। बार बार ना हो तो फिर आप B कॉम्प्लेक्स लीजिए, आप विटामिन D टैबलेट लीजिए, आप पौष्टिक आहार लीजिए और जॉ मसल के हल्के हल्के आप एक्सरसाइज रोके खोलिए लोके खोलिए इस तरह से एक्सरसाइज आप कीजिए। कुछ में बहुत ज्यादा मसल स्टिफ होती है तो हम बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन वो डॉक्टरी सलाह लेकर के आप केस के अनुसार वो कर सकते हैं। मैं जल्दी लॉक जॉ पे एक वीडियो लेकर के आऊंगा, आप बताऊंगा विस्तार से आखिर ये लॉक जॉ होता क्या है। अरविंद कुमार जी पूछ रहे हैं कहाँ घर है आपका? जी मैं
नैनीताल उत्तराखंड में रहता हूँ। वेरिकोज वेन के लिए क्या करना चाहिए, मैंने वेरिकोज वेन पे वीडियो डाला है, आप देखिए आपको समझ आएगा आपको क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं लुब्रन सदाफ जी प्रोस्टेट के बारे में कि उनके पापा को 2020 मई में ऑपरेशन हुआ था, एज 62 है और वो जब भी कुछ खाते हैं तो उल्टी आ जाती थी। कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के बाद होता है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद उल्टी आती। तो एक तो उनका इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सीरम सोडियम पोटेशियम को आप चेक करा लीजिए वो ठीक है कि नहीं, और फिर उनको एंटासिड और एंटी एमेटिक उल्टी की दवा कुछ समय तक देने की जरूरत रहेगी, पर मैं आपको एश्योर करता हूं धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऑपरेशन के बाद उनका पीएसए लेवल क्या आया है ये आप करा करके जरूर मेरे को बताएं। अगला प्रश्न शोभित शर्मा जी वेरिकोज वेन के बारे में पूछ रहे हैं, ये डिटेल अवेलेबल है, आप प्लीज देख लीजिए। वक़्त अली जी शायद वो मेडिकल स्टूडेंट है, पूछ रहे हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डीवीटी में कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करें। देखिए पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज अपने आप में जो हमारी स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज होती है उसमें कोई जो आर्ट्राइटिस होता है या ब्लॉकेज होती है उसकी तरफ से उसकी वजह से होती है। न्यूरोपैथी जब नर्व इन्वॉल्व होती है जैसे कि डायबिटीज हो गया, टिप्स डॉर्सैलिस हो गया, इसकी वजह से होती है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस है जो हमारे डीप वेन में जो खून का थक्का बैठ जाता है तो इस पर होती है। तो मेरी एक वीडियो है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज के लिए जो कि मैंने मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई है, कृपया आप इस वीडियो को देखिए, आपको इन तीनों में डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। इसे क्लिनिकल साइंस को मैंने बहुत ही विस्तार में लिया हुआ है, लेकिन जो पेन जहां तक बात है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सबसे ज्यादा पेन होता है और इसके अलग अलग इसके प्रोग्रेस हैं वो आपको मेरी वीडियो से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इंतजार अहमद जी रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में, बार बार बाहर आ जाता है। देखिए रेक्टल प्रोलैप्स अगर तो थोड़ा है, पार्शियल है, इनकम्प्लीट है तो आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको जरूरत है आप अपने कब्ज का ख्याल रखिए। अगर आपको कब्ज नहीं होगा, लेटिन लगाने में जोर अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे ये कम हो सकता है। अगर आता है बाहर तो आप फिंगर से इसको वापस रिपोजिशन कर सकते हैं। और साथ में आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कीजिए, जो आपका मल द्वार है उसको सिकोड़ के रखिए, सिकोड़ करके ऊपर को खींच लीजिए, कुछ देर तक रोकिए फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए। इस तरह से आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी जो मसल्स है आसपास की वो स्फिंक्टर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगला प्रश्न नफसू मिर्जा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये मेरे लगभग सारे वीडियोस देखती हैं और उन पे कमेंट करती हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपने कभी आंतों की रुकावट का ऑपरेशन किया है और उसमें सक्सेस रेट क्या है? जी मैंने आंतों के रुकावट के बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वही मरीज जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में एक्यूट स्टेज में आते हैं, काफी लेट आते हैं, उनमें प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। पर किसी भी ऑपरेशन जान करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि रुकावट क्या क्या कारण है, उसी के हिसाब से हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे अगर ये रुकावट टीबी की वजह से तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, दवाओं से ये चीज ठीक हो सकता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं बीरपाल सिंह जी, यूरिन रिपोर्ट में डर्टी पार्टिकल आते हैं बार बार। देखिए बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना अपने आप में अच्छी बात नहीं है, आप इसका प्रॉपर एक बार ट्रीटमेंट ले लीजिए। लंबे समय तक यूटीआई रहेगा तो उसका असर गुर्दों पे पड़ने लगता है। प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी कराइए। और आप जो अगर आप मैरिड हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं तो पार्टनर को भी देखिए, उनको भी यूटीआई तो नहीं है, उसका आप दोनों का आपको इलाज लेना जरूरी होगा। तो पानी ज्यादा आप पिएंगे और एल्कलाइजर आप लेते रहेंगे और एंटीबायोटिक कल्चर के बाद आप लीजिए, काफी समय कल्चर स्ट्राइल आता है, वैसे में डॉक्टर आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता है। अगला सवाल राजेश जी पूछ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, सर क्या ये गांठ ऊपर से दिखाई देती है? हाँ, अगर ये बढ़ जाती है तो फिर ऊपर से भी दिखाई देने लगती है ब्रेस्ट कैंसर की गांठ। अगला सवाल सर्वेश्वर पढ़ाई जी पूछ रहे हैं कि सिस्टर के मैरिज अभी तक नहीं हुई है फिर भी ब्रेस्ट से ब्लड आता है। ब्रेस्ट से ब्लड आने का ताल्लुक मैरिज से बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्रेस्ट से निपल से अगर ब्लड आ रहा है तो जो डक्ट होता है, डक्ट एक्टेसिया या डक्ट पैपिलोमा, इस तरह की डिजीज हो सकती है। आप सोनोमैमोग्राफी तत्काल करा लीजिए, उसमें इस तरह बीमारी आती है कि किसी डक्ट में कोई दिक्कत आती है तो हम माइक्रोडेक्टमी वो डक्ट को निकाल देते हैं जिससे कि इसमें पूरी तरीके से आराम आ जाता है। तो अच्छा, फिर मैंने ये प्रश्न ले लिए हैं। अच्छा, ये चिराग गोस्वामी जी, सर मेरे 2 महीने पहले मेरे सर में चोट लगी थी
और उस समय दर्द नहीं होता था, अब हल्का हल्का दर्द होता है। देखिए कुछ तो ये साइकोलॉजिकल पेन होता है इस तरह से दर्द होना, पर उम्मीद करता हूं कि आपने सीटी स्कैन करा लिया होगा और सीटी स्कैन के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं मृणाल रविंदर जी की नेक में नोड है, क्या ये बड़ी बीमारी हो सकती है? अगर मल्टीपल बॉडी में नोड हैं तो, और नेक नोड नहीं है और पेट में ट्यूमर, देखिए गले मैंने नेक नोड पर मेरा वीडियो देखा होगा आप, तो ये नेक में नोड ज्यादा टीबी की वजह से होता है, पर ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है। आप में अगर छाती में कैंसर है, पेट में कैंसर है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसमें अगर आप नेक नोड कहीं एफएनएसी करा लेते हैं, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी ये कहाँ का ये है, और उसी हिसाब से हम आगे इलाज दे सकते हैं। फिर दूसरा है प्रश्न अमित वर्मा जी पूछ रहे हैं वेरिकोसील के कारण क्या किडनी या हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या ऑपरेशन के बाद स्पर्म काउंट बढ़ जाता है? जी, इसकी वजह से किडनी या हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जल्दी ऑपरेशन करा लेने से स्पर्म काउंट में सुधार आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं निखिल दुबे जी के पेट में आइलोसिकल में पिछले 5 साल से लगातार घुबराहट। देखिए आइलोसिकल जंक्शन में अगर किसी प्रकार की थिकनिंग है तो आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या बेरियम मील फॉलो थ्रू कराइए। ये जरूर श्योर कर लीजिए कि वो टीबी की वजह से कोई सूजन तो नहीं है। अगर ये है तो उसी हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आपको निजात मिलेगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं दिम्पेश भार्गव जी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। चोट, देखिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, आपका आरजीयू, एमसीयू ये सब करा करके, और अगर बहुत ज्यादा कम सुकड़न है तो वो डायलेक्ट करके उसको खोला जा सकता है। ज्यादा सुकड़न होती है तो उसमें सिक्चोप्लास्टी आपकी करानी पड़ती है। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं फिर वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में कि पेशाब करने में दर्द होता है। देखिए फिर आप यूरोलॉजिस्ट से ही आपको इस संबंध में मिलना पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने वीडियो डाली है और इसमें जानकारी मैंने लगभग पूरी दे दी है, पर इसका जो प्रॉपर इलाज है वो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ही आप इसको कीजिए। अगला जी प्रश्न पूछ रहे हैं राहुल कुमार जी, सर अंडकोश में पेन रहता है। अंडकोश में पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको हाइड्रोसील हो सकता है, आपको एपिडिडिमा ऑर्किडिस हो सकता है, आपको कोई लंप ट्यूमर हो सकता है, आपको टॉर्सन हो सकता है। तो आप अपने अंडकोश का एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाती है, उसी हिसाब से हम आगे का इलाज देते हैं। अगला प्रश्न जी पूछ रहे हैं ये रिंकू सिंह धार जी की हेपेटाइटिस सी का इलाज बिल्कुल है, समय से इलाज लेंगे तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आप हेपेटाइटिस सी के तो कोई एंटीवायरल ड्रग आती है, मेरा एक वीडियो हेपेटाइटिस सी पर है, प्लीज उसको देखिए, उसमें मैंने सारी दवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं पवनदीप गिल जी, बायलेटरल मेस्टेल्जिया है, लंप नहीं है। देखिए लंप नहीं है पर आपके सोनोमेमोग्राफी में फाइब्रोडेनोमा आया है। अगर तो फाइब्रोडेनोमा छोटा है तो उसके लिए परेशान मत होइए, आप कैप्सूल EVON E4 आप लीजिए, हॉट फोमेंटेशन कीजिए, स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल कीजिए, और ज्यादा दर्द होने पे आप लोकल वोलिनी जेल वगैरह लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहिए। अगर आपको लगता है गांठ फील होने लगी है या गांठ बड़ी हो रही है तो उस गांठ को फिर निकलवाना पड़ेगा। अगला प्रश्न सिकंदर महतो जी पूछ रहे हैं कि 6 साल का बेटा है, लैट्रिन करते समय मांस बाहर आ जाता है। छोटे बच्चे में जो कि बहुत जोर लगाते हैं लैट्रिन करते समय या कब्ज होता है, उनमें ये चीज रहती है, पर ये समय से ठीक हो जाती है। कोशिश कीजिए बच्चे को कब्ज ना हो। सिर्फ लैक्टीहेप बच्चे को आप 1 से 1.5 चम्मच रात को खाना खाने के बाद दे सकते हैं, जिससे कि उसका लैट्रिन आराम से हो जाएगी और ये बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं और ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ये शांतिनी परमार जी की मामी जी का एक्सीडेंट हो गया था और सर में चोट लगी थी, काफी ज्यादा चोट थी, एडमिट भी हुए थे। अब ये सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखिए आपने मेरे को सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं भेजी है, प्लीज आप सीटी स्कैन की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजिए और क्या ट्रीटमेंट हुआ था ये मेरे को बताइए। उसके बाद मैं आपको बताने में सफल होऊंगा कि ये किस तरह सा दर्द है और ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। निशा गुप्ता जी पूछ रही हैं, अच्छा लिम्फ नोड के बारे में पूछ रही है कि लिम्फ नोड जो है, अच्छा सॉरी ये पूछ रहे हैं कि नाक का छेद बड़ा। देखिए नाक का छेद बड़ा होना बहुत रेयर है, और क्योंकि यहाँ जो हम पहनते हैं वो ग्रेविटी में ज्यादा इफेक्ट रहता है। नाक के छेद, अगर आपको नाक के छेद काफी ज्यादा बड़ा हो गया तो इसमें भी हम उसमें स्टिच लगा करके या तो इसमें क्लियर करके जो मैंने
ये जो अपने वीडियो में जो मैंने ऑइंटमेंट दिखाया था वो लगा के हम इसको ठीक कर लेते हैं। पर अगर थोड़ा छेद है तो और आप उसको छोड़ देते हैं और थोड़ा सा तेल से इसकी मालिश करते रहते हैं, या तो फिर आप रात को सोते समय टेप लेके दोनों सिरे में लगा के दोनों को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। पर क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों में आती नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह पेशेंट आते नहीं, पर अगर बहुत ही ज्यादा नाक का छेद बड़ा हो गया तो हम उसको ऑपरेट करके हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि टीबी की गांठ की कान के नीचे टीबी गांठ की सर्जरी हो सकती है। कि ज्यादातर टीबी के गांठ में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। वो गांठ जो बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें मैटिंग हुई है, जो कि नसों को दबा रही है या तो किसी और वाइटल ऑर्गन को दबा रही है, उन्हीं को ऑपरेशन करके निकालना की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये इसकी सर्जरी हो सकती है। राजेश कुमार जी, हेड इंजरी के बाद क्या नाक से पानी आता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कभी कभी हेड इंजरी के जब अगर बेस ऑफ द स्कल में होता है फ्रैक्चर तो नाक से जो पानी आता है वो दरअसल CSF फ्लूइड होता है, जो दिमाग के अंदर हमारे पानी होता है वो आ रहा होता है। वो एक गंभीर समस्या है। उसके लिए तत्काल डॉक्टर से मिल करके आपको कुछ एंटीबायोटिक या कुछ दवा देके ठीक करने की कोशिश करेगा। नहीं होता है तो फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, चोट लगने के बाद नाक से जो पानी आता है एक्चुअली वो CSF फ्लूइड होता है, उसको हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। आखिरी प्रश्न ये जो है वो सिद्धि विनायक माली जी पूछ रहे हैं, हर्निया का ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है? सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे तो आपका 1 से 1.5 हजार में हो जाएगा। बाहर आप कराएंगे तो आपको 15 से 20 हजार में होता है, क्योंकि इसमें जाली पड़ती है, जाली का खर्चा अलग से रहता है। तो इस तरह से आप हर्निया का ऑपरेशन आप करा सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं एक जो बताया था मैंने शुरू में, एक शिकायत तो है मेरी, क्योंकि मैं अपने जो मैं अपना मैं एनालिसिस देखता हूं, मैं देखता हूं कि 96% के करीब मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसका मुझे हमेशा से दुख रहता है। जब आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन में किसी तरह के कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैं आप लोगों की निरंतर फोन कॉल, मेरे पास दिन में अब तो 8 से 10 फोन कॉल बीमारी के बारे में आने लगे हैं। मैं सबका समाधान आपको करता हूं। ये सर्विस मेरी तरह से फ्री है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग प्लीज मेरे लिए इतना कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइबर बढ़ने से ही YouTube में आपकी स्टैंडिंग या रेटिंग रहती है और आपके चैनल का प्रोग्रेस दिखाता है। अगर आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो और लोग भी इसमें अट्रैक्ट होंगे और आगे चल के अगर 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो YouTube एक सिल्वर बटन देता है। वो ही अपने आप में बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। और कंसल्टेशन मेरी तरफ से लोग पूछते भी रहते हैं, डॉक्टर साहब हम आपको पैसे भेज देते हैं, आपको कितने पैसे लगेंगे, आपको जगह के दिखा लेंगे। देखिए, मैं ये वीडियोस मैंने पैसे के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है और आप मेरे वीडियोस देखिए, समस्या लेकर के आइए, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग प्लीज 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 कीजिए। मेरे सब्सक्रिप्शन जितने बढ़ेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, उतनी नई नई वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के लिए आता रहूंगा। एक बार फिर आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल वॉच करते रहिए। मेरा बेटा शिवम श्रीवास्तव भी अपने वीडियोस लेकर के आता रहेगा। उस अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप उसका भी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।